ठीक है, रिकॉर्ड ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। क्या पढ़ेंगे? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा क्या 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना। कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है और इस अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में बंट जाता है। बंटने के बाद एक बनता है नरम दल, एक बनता है गरम दल। गरम दल का नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल के नेता में से मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर और रासबिहारी घोष और दादा भाई नौरोजी सब थे। ऐसे सब नरम विचार के थे, बुद्धिजीवी वर्ग के थे। गरम विचारक में बुद्धिजीवी, ऐसा बुद्धिजीवी नहीं था, लेकिन वो राष्ट्र के हित में वो करंट जल्दीबाजी चाहता था। नरम विचार के लोग जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा वो प्रोसेस के साथ रिक्वेस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहता था। गरम विचार के लोग क्या था, तो डायरेक्ट कोई भी चीज करना चाहता था, जो करना है तो अंग्रेज को लूट के कर दो, ऐसा कहो। आजादी का संघर्ष यदि लड़ना है तो अपना चंदा का पैसा लगा करके लड़ेगा कौन? नरम विचार वाला। लेकिन गरम विचार वाला ऐसा नहीं लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? जहां अंग्रेज का खजाना वही लूटो, फिर उसी से क्या करो, हमला कर दो। तो ये दोनों में सोच में अंतर था। इन्हीं दोनों के सोचों के अंतर के बीच में एक नए सोच वाला व्यक्ति का हीरो का एंट्री होता है। वो कौन है? महात्मा गांधी। और ये 1915 1907 के बाद बताए थे। इसी बीच में 1911 आते आते जो है कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। अब बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। अब और 1912 आते आते जो है कि कलकत्ता से राजधानी उठाकर कहाँ से शिफ्ट रहता है? दिल्ली। और 1912 में ही क्या होता है कि बंगाल का विभाजन पुनः एक बार फिर से हो जाता है। क्या लेकर? राज्य गठन को लेकर के। राज्य में सही से प्रशासन चल सके, इसलिए जो है कि बंगाल को दो भागों में, एक तो पहले 1905 में हुआ था, उसके बाद दूसरा 1912 में फिर से बंगाल का विभाजन हो गया। कैसे? बिहार राज्य का ना गठन होने के कारण। इसलिए 1912 में बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग हो जाता है और नए राज्य बन जाता है और भारत का पहला राज्य कौन बन जाता है? बिहार। और 1912 के बाद जस्ट 2 साल के बाद 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध शुरू होता है, प्रथम विश्व शुरू होता है। और इस बीच में जो है कि 1914 से लेकर के 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और इसी युद्ध उधर इंग्लैंड सरकार बिजी है युद्ध में। और 1915 में जो है कि नए हीरो का एंट्री हो रहा है। वो कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो है कि भारत में जो है कि सत्याग्रह से लेकर के, यानी कि भारत के आज़ादी के संघर्ष में यदि इसका देखा जाए योगदान, जो 1915 से लेकर के 1948 तक, आज़ादी के बाद 1 साल के बाद जो है इसको गोली मार दिया जाता है, मर जाता है। इसलिए 1915 से लेकर के 1948 के बीच का फेज जो पढ़ेंगे हम भारतीय इतिहास का, वो भारतीय इतिहास का वो फेज कहलाता है क्या? गांधी युग। क्या कहलाता है? 1915 से लेकर के 1948 के इस भारत के इतिहास में जो घटना घटित होगी आज़ादी का, ये आज़ादी का घटनाक्रम जो है गांधी के अलावा कर ही नहीं सकता कोई। इसलिए इस बीच में गांधी का चलता है और गांधी के इस युग को बुलाता है गांधी युग। इस फेज को क्या बुलाता है? गांधी युग। कब से कब तक? 1915 से लेकर 1948। ठीक, 1915 से 1948 के फेज को क्या बुलाता है? गांधी युग। आइए गांधी युग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? गांधी युग। सबसे पहले गांधी युग को पढ़ने से पहले हम इसका जीवनी के बारे में समझेंगे, बचपना के बारे में समझेंगे, तब 1915 के से क्या घटनाक्रम है तब इसको जानेंगे। ठीक है, आइए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। नाम महात्मा गांधी, गांधी जी। अभी फिलहाल हम गांधी जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गांधी जी। हम फिलहाल क्या बोलेंगे? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी का जन्म सब बच्चे जानते हैं इस चीज का, सभी जानते हैं। जन्म, सबसे पहले जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ठीक है, कहाँ पे? पोरबंदर में। कहाँ पे? पोरबंदर। कहाँ? ये गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात में पोरबंदर जगह है, उसी क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। कब? 1869 ईस्वी। ठीक है, जन्म हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था? ठीक, आइए इसके पिताजी का नाम। आइए, पिताजी कौन थे इसके? है करमचंद गांधी। कौन थे? करमचंद गांधी। ठीक है, अब ध्यान देना, महात्मा गांधी को जब देखोगे ना, बच्चा सब देखता है ना, लगता है एकदम जो है कि पूरा गरीब होगा। क्योंकि बच्चा सब जब भी तुम लोग यदि होश संभाले हो तो गांधी को देखे होगे, लाठी वाला फोटो देखे होगे पहली बार, नहीं देखे होगे। और वो भी देखे होगे एक धोती पहना हुआ, घर यहाँ कमर में लटका हुआ देखे होगे, ऐसे ही देखे होगे। तुम्हारे नजर में सबसे पहले गांधी गरीब दिखाई दिया होगा। कैसे दिखाई दिया होगा? गरीब। गांधी गरीब नहीं था, ध्यान रखना, गांधी गरीब नहीं थे। ये देखते हैं ना करमचंद गांधी, इसके पिताजी जो थे ना, करमचंद गांधी जी इसके पिताजी है। फिर इसके पिताजी के बारे में समझो अच्छा से। ये करमचंद गांधी जो है, इसके पिताजी जब ये गुजरात का एरिया देखोगे नहीं, गुजरात का एरिया,
ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है। तो गुजरात में जो है देखोगे राजकोट है, यहाँ क्या है, राजकोट, क्या यहाँ, राजकोट, ठीक है। राजकोट के राजा, ठीक है, राजकोट के जो राजा थे, राजा के दरबार में दीवान थे, कौन थे, करमचंद गांधी कौन थे, राजा, कहाँ के, राजकोट के राजा, राजकोट के राजा का दीवान था, ठीक है, यानी उसके राज का ऐसा काम संभालता था, ठीक है। बड़े राजा के यहाँ नौकरी था, कौन, करमचंद गांधी। छोटा मोटा नहीं था, बड़े रईस खानदान के थे ये, बहुत बड़े खानदान के थे ये, कौन, गांधी जी, ठीक है। तो जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को। पिता का नाम क्या, करमचंद गांधी, ठीक है। और राजकोट के राजा का क्या था, ये दीवान था, ठीक है। अब जो है कि उस समय देखोगे गुजरात के क्षेत्र में खास करके पोरबंदर, ठीक है, ये क्या है, गुजरात है, ये गुजरात का एरिया है, ठीक, भारत में से देखो गुजरात का एरिया, देखो यहाँ गुजरात का एरिया, ये देखोगे ये है पोरबंदर, यहाँ देखोगे मिलेगा, राजकोट यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगा राजकोट, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा तुमको पोरबंदर, समुद्र किनारा, ठीक है, समुद्र के किनारे में मिलेगा, ठीक है, पोरबंदर, राजकोट, ये राजा का क्षेत्र था। तो बहुत राजघराने में इसका जन्म हुआ था। तो उस समय जो पुराने लोग होते थे, उस समय जो जनरेशन चलता था, तो उस समय एक व्यक्ति जो रईस हुआ करते थे ना, तो एक विवाह, 2 विवाह नहीं, कई विवाह कर लेता था। ऐसे में से उस समय इनके पिताजी ने 4 शादी किए थे, 4 शादी किए थे, कितने शादी किए थे, 4 शादी, 4 शादी, पत्नी कितने होंगे तब, 4 पत्नी, ठीक है। इसके पिताजी, इसकी माँ जो गांधी जी की माँ, 4 माँ, ठीक है, यानी कि करमचंद गांधी 4 विवाह किए थे। 4 विवाह में से जो पत्नी, 4 पत्नी थी, उसमें से चौथा पत्नी थी इसकी, चौथा पत्नी, चौथी पत्नी कौन थी, उसका नाम था क्या, बेवकूफ है, कुछ बोलता है। इसकी गांधी जी का माता का नाम पूछ रहे हैं, कुछ बोलने लगता है, क्या नाम है, हाँ, पुतली बाई, पुतली बाई, पुतली बाई, क्या नाम है, पुतली बाई, ढंग से बैठो, सीधा बैठो, पुतली बाई। यानी कि उनके पिताजी करमचंद गांधी और वो राजकोट के राजा के दीवान थे, बड़े अमीर वाले व्यक्ति थे। अमीर व्यक्ति उस समय जो है कि नॉर्मली जो है कि उसका कई विवाह का छूट ही रहता था, वो जमाना ही ऐसा था। और उस समय जो है कि संतान में किसी तरह का रोक टोक नहीं था, तो इसलिए उस समय जो विवाह हुआ, इसका 4 शादी किया इसने। 4 शादी में से इसकी पत्नियां 4, पत्नी 4 में से चौथी पत्नी थी पुतली बाई। आई पुतली बाई जो संतान जो हुआ, इनके 4 संतान हुए, कितने संतान हुए, इनके भी 4 संतान हुए, कितने संतान हुए, 4 संतान हुए। 4 संतान में 4 भाई, सॉरी 3 भाई, 3 क्या, हाँ, 3 भाई प्लस 1 बहन, 3 भाई 1 बहन, ठीक है। आई 3 यानी 4 भाई बहन में से चौथा बेटा था ये गांधी। कुछ समझा क्या बोले, 4 भाई बहन में से सबसे छोटका कौन था, गांधी, सबसे छोटका, यानी कि 2 भाई तब बहन, तब सबसे छोटा कौन था, गांधी थे, ठीक है, गांधी जी थे। समझे बात, क्या यहाँ समझ में आया, पिताजी कौन थे गांधी जी के, करमचंद, ठीक है। और ये राजकोट के राजा क्या था, दीवान। और इसने कितने विवाह किए थे, 4, पत्नी कितने थे इसके, 4, ठीक है, 4 पत्नी। 4 पत्नी में से चौथी पत्नी कौन थी, इनसे कितने संतान हुए, 4 संतान हुए, 3 भाई 1 बहन, उनमें से चौथा जो था वो भाई था, यानी कि 2 भाई बहन, चौथा संतान कौन था, हाँ, ये चौथा संतान था, चौथा संतान। 4 संतान में से इधर 2 भाई 1 बहन, चौथा में से कौन था, महात्मा गांधी, सबसे छोटा बेटा, सबसे कौन, गांधी जी, ठीक है, दिमाग में गया। तो उस समय उस क्षेत्र में जो है कि उस क्षेत्र में, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी है व्यक्ति अभी एक विवाह करता है, उसी को तो जो पालन पोषण जो पूर्ति होता है सामाजिकता जीवन में, वो नहीं हो पाता है। अभी के नियम के हिसाब से ऐसे शादी यदि देखोगे, नामी सब व्यक्ति यदि देखोगे, ऐसे में से देखो 4 शादी किए, 4 शादी में चौथी पत्नी से 3 से 4 संतान, 4 संतान में चौथा संतान कौन है, गांधी ना, इतना बड़ा काम किए,
नहीं किए, इतना बड़ा काम किए। नाम सुना होगा एक और, एक अम्बेडकर जी का नाम सुने हो? हैं? अम्बेडकर, उनके पिताजी जो है ना, उनके पिताजी सब मिलाकर 14 भाई बहन, 14 को संतान, 14 उसके परिवार में 14 संतान, यानी कि जितने संतान थे ना, उनमें से 14 संतान था अम्बेडकर जी। उसके माँ ने जो जन्म दिए बच्चे, उनमें से 14 संतान में से 14वां संतान कौन था? अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। और एक का नाम सुने, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुने हो? अपने माँ का 7वां बच्चा था ये, 9वां, 7वां, 9वां, कहाँ पड़े? सुभाष चंद्र बोस, अच्छा 7वां है कि? अच्छा देखेंगे बात, हम ऐसे अभी डाटा में से बोल रहे थे। चलो हम यहाँ आते हैं। तो उस समय उस क्षेत्र में अपने नाम के बाद, अधिकांश अपना नाम के बाद जो है ना पिताजी का नाम जोड़ने का परंपरा रहती थी। तो गांधी जी का यदि पूरा नाम जानोगे, पहले देखो माता बताओ, माता कौन थी? पुतली बाई, ठीक है। पुतली बाई से कितने संतान हैं? 4 संतान, ठीक है। उनमें चौथा संतान कौन? हाँ, चौथा संतान कौन? गांधी जी, ठीक है। तो जब चौथा संतान, ध्यान देना, चौथा संतान है तो इसका मतलब सबसे छोटा, सबसे दुलड़वा। देखो करमचंद गांधी के चौथी पत्नी है, इसका सबसे लास्ट, और सबसे लास्ट में से सबसे छोटा बेटा कौन है? यानी सबसे छोटा से खानदान में कौन है? ना है, इसलिए सबसे छोटा है। इसलिए अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि बचपन का नाम कौन जानते? इसका बचपन का नाम, इसका नाम था, बचपन का नाम था मेनियो। क्या नाम था? मेनियो सर, मेनियो कहता था इसको। क्या कहता था? मेनियो। क्या कहता था? बता, बचपन, महात्मा गांधी जी बचपन का नाम क्या था? मेनियो। क्या नाम था इसका? मेनियो। पता था ये चीज क्या है? ना, बताओ, गांधी जी के बचपन का नाम क्या? मेनियो। सबसे छोटा था ना, दुलड़वा था, सबसे छोटा था, मेनियो नाम था। क्या नाम था? मेनियो। अब अपना नाम तो पूरा पूरी करेगा ये, तो बताओ पूरा नाम क्या था इसका? हाँ, सबसे पहले देखो, महात्मा गांधी का पूरा नाम देखो, महात्मा गांधी जी का मूल नाम जो था उसका नाम था मोहनदास। क्या नाम था? मूल नाम पूछेगा, महात्मा गांधी का मूल नाम क्या था? मोहनदास है, मोहनदास था। क्या नाम था? क्या नाम था? अब इसमें इसका मूल नाम हुआ, ये हुआ मूल, ये क्या हुआ? मूल, ये हुआ मूल, ओरिजिनल नाम। लेकिन परंपरा था टाइटल के नाम के पीछे जो है कि नाम जोड़ने का, पिताजी का नाम जोड़ने का परंपरा रहता था उधर, इसलिए लग गया कौन सी? मोहनदास करमचंद गांधी। देखो पिताजी का है, इसलिए यदि गांधी जी का पूरा नाम बोला जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी। यदि गांधी जी का मूल नाम बोला जाए क्या बोलेंगे? मोहनदास। गांधी एक टाइटल है, गांधी एक क्या है? जैसे हमारे शर्मा है, मंडल है, वर्मा है, वैसे ही यहाँ क्या है? क्या है? गांधी है। क्या है? गांधी है, ठीक। मोहनदास करमचंद गांधी। अब गांधी जी बचपन से जो है कि घुमस काफी ज्यादा है, चलो परे आ गए। तो पूरा नाम क्या है इसका? मोहनदास करमचंद गांधी। आइए थोड़ा सा, अब जब ये पला बढ़ा आगे, तो अब इसका थोड़ा शिक्षा देखते हैं। क्या देखते हैं? शिक्षा। तो जब प्रारंभिक शिक्षा इसका शुरू हुआ, प्रारंभिक मतलब प्राइमरी स्तर का शिक्षा, तो प्राइमरी स्तर का शिक्षा जो है कि वो जो है कि अपने ही क्षेत्र में जो है कि एक स्कूल था, उसका नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है कि जो लगभग जहां से उसने मैट्रिक करना शुरू किया था, यानी मैट्रिक प्रारंभिक शिक्षा जो समाप्त हो रहा था, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा देखा जाए, प्रारंभिक शिक्षा कहां से? अल्फ्रेड, क्योंकि देखो उस समय इतने बड़े खानदान के पढ़े लिखे खानदान के हैं, और इतने बड़े खानदान के हैं, पैसे वाले खानदान के हैं, कि वो किसी भी स्कूल में पैसे से महंगे स्कूल में पढ़ सकता है। इसलिए देखो तो एक अंग्रेजी स्कूल जैसा नाम है लिखा हुआ, क्या है? अल्फ्रेड हाई स्कूल। क्या है? अल्फ्रेड हाई स्कूल कहाँ पे? तो इसके दीवान, उसके पिताजी दीवान कहाँ के थे? राजकोट के ना, राजकोट में,
राजकोट। कहाँ? राजकोट। तो प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के बाद अब ये उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएगा। तो उच्च स्तर की शिक्षा उच्च स्तर की शिक्षा मतलब कॉलेज का जीवन। कौन सा जीवन? उच्च स्तर का शिक्षा मतलब क्या हुआ? कॉलेज का जीवन। यानी कि कॉलेज के जीवन अपना पढ़ाई करने के लिए श्यामलाल, कौन सा? हाँ, श्यामलाल, श्यामलाल दास कि श्यामल दास, नहीं श्यामल दास, क्या है? श्यामल दास, श्यामल दास, श्यामल दास कॉलेज, श्यामल दास कॉलेज। कहाँ? जस्ट देखोगे राजकोट बगल में भावनगर। क्या है? भावनगर। भावनगर में किया था। कहाँ किया था पढ़ाई? यानी उच्च स्तर की पढ़ाई कहाँ किया था उसने? भावनगर में। कौन सा? श्यामल दास कॉलेज। कौन सा कॉलेज से पढ़ाई किया था इसने? पूछेंगे किस कॉलेज से ये उसने अपना उच्च शिक्षा प्राप्त किया था? श्यामल दास कॉलेज, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज। लगभग ये जो है कि इंटर की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। तो देखोगे इंटर की शिक्षा प्राप्त करने में लगभग जो 18 साल आयु लगभग हो ही जाता है। ठीक है, उच्च शिक्षा की बातें कर रहा है। कॉलेज का यहाँ बातें हो गया। थोड़ा सा उच्च शिक्षा मतलब जो कि इंटर ग्रेजुएशन के शिक्षा लेवल में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? उच्च शिक्षा। हम यहाँ पे सीधा लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ प्रारंभिक शिक्षा लेके चले गए, डायरेक्ट टिकट लेके आ गए कहाँ पे? अल्फ्रेड हाई स्कूल यानी कि राजकोट। यानी कि ये हम कहाँ लेके आ गए? ये आगे क्या? प्रारंभिक शिक्षा जहाँ तक मैट्रिक इंटर खत्म होता है। ठीक है, और उच्च स्तर की शिक्षा जहाँ कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए जाता था वो कौन था? कौन सा था? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इसके बाद जो है कि उस समय खास करके पूरे भारत भर में बच्चों को, जो पैसे वाला होता था ना व्यक्ति, तो वो अपने बच्चों को जो है कि वकील बनाने का सबसे बड़ा सपना देखता था। बैरिस्टर की पढ़ाई कराने के लिए सबका अधिकांश सपना होता था, क्योंकि भारत में खास करके वकील को जो है कि दोनों हाथों में लड्डू होता है। मतलब कि जो लड़ा उसके तरफ पक्ष से भी लड़ेगा, जो निर्दोष है उसके पक्ष से भी लड़ेगा। यानी कि वकील दोनों तरफ से लड़ता है। देखना कि दो व्यक्ति जब आपस में लड़ जाएगा तो देखना कि उसमें जो है कि दोनों पक्ष से लड़ने वाला दोनों वकीले ला के लड़ता है, अपना अपना दोनों बात रखता है, जाके फिर कोर्ट में लड़ता है। यानी वकील जो था उस समय, जो वकालत का पढ़ाई किया हुआ रहता था, तो वो व्यक्ति जो है उस समय बड़े उच्च स्तर प्रतिष्ठित रूप से माने जाते थे। मतलब कि काला कोट को देख करके अंग्रेज डरता था, क्योंकि अंग्रेज में सबसे खूबी ये था कि वो नीति को बड़ा अच्छा समझता था। नीति मतलब कानूनी व्यवस्था को बड़ा ध्यान समझता था वो। यदि सही कानून है, सही नीति है, आप सही बोल रहे हैं, तो अंग्रेज आपका बात मानेगा। इसलिए नीति का बड़ा अच्छा पालन करता था कौन? अंग्रेज। और नीति का जो है कि चलाने वाला कौन? वकील, बैरिस्टर। इसलिए उस समय जो है कि बड़े पेरेंट्स को ये समझ में आता था हमेशा, अपने बच्चे को शिक्षा दे तो क्या बैरिस्ट्री का पढ़ाई पढ़ावे, क्योंकि उस समय उतना पैसे सक्षम था उस समय करमचंद गांधी कि अपने बच्चे को बैरिस्ट्री का पढ़ाई पढ़ा सकता था। ठीक है, तो बैरिस्ट्री पढ़ाई पढ़ने के लिए, यानी कि इस समय ये लगभग 18 वर्ष पार कर चुका था। कितना वर्ष? ये अभी लगभग 18 साल का उम्र का हो चुका था। जब ये 19 साल का था, क्या वर्ष का? 19 वर्ष की आयु में, तो उस समय खास करके जो समय अभी है 1800, अभी जब 18 साल आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, लगभग हम 1900 करीब हम आते हैं, तो वो समय एक था खास करके सामाजिक जीवन में विवाह जो होता था वो बाल विवाह का बड़ा असर था उस समय। कौन सा विवाह? बाल विवाह। तो गांधी जी का पढ़ाई खत्म हो रहा है, उच्च स्तर की शिक्षा,
और करमचंद गांधी जी को ये दिमाग में आ रहा है कि इसका विवाह करने का भी समय आ चुका है। आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, विवाह करने का समय, ये क्या, ये तो हम आगे बढ़ चुके हैं, ये तो हम आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ा पीछे जाके बता रहे हैं कि जब ये लगभग क्या साल का उम्र का था ये है। हाँ, 14 वर्ष का था ना। कहीं 13 कहीं 14, हाँ कहीं 13 कहीं 14 देता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो, शिक्षा जो देख रहे हो, ये तो जब ये प्रारंभिक शिक्षा समाप्त किया था, तो प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद जब उस शिक्षा की ओर बढ़ रहा था, लगभग जब ये समाप्त किया था, लगभग जब ये 13-14 साल का था, यानी लगभग 13 साल, क्या वर्ष का था ये, 13 वर्ष का था ना। तो 13 वर्ष की अवस्था में, कहीं पे 14 वर्ष है ना, 14 वर्ष, हाँ नहीं 13 वर्ष ही है। जब ये 13 साल का था ना, हम क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा बाल विवाह में जा रहा है ना। तो यानी कि देखोगे 1869 के बाद, यानी कि वो उस समय है, वो समय है जिस समय बाल विवाह का असर था। यानी कि उस समय आम बातें था कि बाल विवाह होना, जब बच्चे लगभग 13-14 साल का हो जाता था ना, 10 पार करता था, 11-12-13-14 साल का हो जाता था, उस समय बाल विवाह हो जाता था। तो महात्मा गांधी जी अपने बुक में भी लिखते हैं कि उसका विवाह भी बाल विवाह हुआ था। क्या हुआ था? बाल विवाह हुआ था। यानी कि जब ये 13 वर्ष का था, उस समय इसका जो विवाह हो चुका था। वो विवाह किससे हुआ था? कस्तूरबा से। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। गांधी बाद में टटल आया, कस्तूरबा गांधी से। और कहा जाता है कि जब गांधी जी उस समय 13 वर्ष के थे, तो कस्तूरबा भी सेम 13 वर्ष की ही थी। एक अंतर यह था, कस्तूरबा जो थी गांधी जी से लगभग 6 महीना बड़े। क्या महीना? 6 महीना बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी जी कितने बड़े थे? 6 महीना बड़े थे। तो 6 महीना बड़ी होना कोई बड़ी चीज नहीं है। उस समय बाल विवाह में सब चल जाता था। तो कस्तूरबा गांधी से होता है। तो जब ये 19 वर्ष का होता है, 19 वर्ष, यानी कि देखोगे विवाह का समय, देखोगे इसमें लगभग जब जोड़ोगे 1800 कितना हो जाता है? 83 समय है ना। 1869 में जोड़ो कितना? 13 साल, कितना चला जाता है? हाँ ठीक है, 14 साल लगभग ना रे। 13-14 कहीं कंफ्यूजन देता है, कहीं पे देता है 83 में, कहीं देता है लगभग 1883 ईस्वी करीब, 13-14 करीब में था। ठीक, तो इस समय इसका विवाह हो जाता है। लेकिन जब ये 19 वर्ष का होता है, 19 वर्ष की अवस्था में इसे पहला संतान होता है। ठीक है, 19 वर्ष के उम्र में क्या? पहला संतान। अब पहला संतान जो जब संतान हुआ, पहला संतान, तो वो खास करके उसका परिवार जो थे ना, एक संत टाइप के थे, साधु संत टाइप के थे। यानी कि जैसे कि परिवार में होता है कि नॉन वेज खाने वाले एक वेज होता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एक परिवार जो खाता पीता नहीं है कुछ, यहाँ बोलते हैं सत्संगी बोल देते हैं। ठीक है, हर जगह एक तरह से बोलते हैं कि शाकाहारी परिवार के बिलोंग करते हैं। तो 19 वर्ष में इसे संतान हुआ। तो पहला संतान जो हुआ, तो परिवार में जो पहला संतान हुआ, इसलिए हरि के गुणगान गाने वाले थे, इसलिए इसका नाम, पहला का नाम लिख क्या? हरिलाल। क्या नाम लिख दिया इसका? हरिलाल। यानी कि जब हरिलाल का जन्म होता है, उस समय गांधी जी कितना? अपने बेटे से 19 साल बड़े हैं, मानो नहीं हो रहा है। 19 साल में हरिलाल का जन्म होता है। जब ये जन्म हुआ हरिलाल का, तो उस समय आप देखो ये पिता बन रहा है। उस समय इसके पिताजी करमचंद गांधी जी उसको, इसके अपने संतान के लिए सपना देख रहा है कि हम अपने बच्चे को बैरिस्ट्री का पढ़ाई पढ़ाएंगे, इसको पढ़ने के लिए लंदन भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? लंदन भेजेंगे। और इस समय जो है इसका शिक्षा 19 वर्ष की अवस्था में उस उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, किसका? वकालत की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजता है। कहाँ भेजता है?
लंदन। और जहां वो पढ़ाई करता है उसका नाम क्या है रे? कौन कहाँ जाके पढ़ाई करता है ये करता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। क्या करता है ये? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, ठीक है, लंदन में करता है, ठीक है। ये बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वहां जाता है पढ़ाई करने के लिए। यानी देखो तो 19 वर्ष के में पिताजी बन रहा है, पहला संतान जन्म भी है, और उस समय ये पढ़ने के लिए कहाँ जा रहा है? हमारे यहाँ अभी जो है कि जब पहला संतान होता है तो वो अभी व्यक्ति खास करके देखोगे जिम्मेदारी वाले होते हैं, उसको कमाना है, अच्छे कमा के लाना है, घर परिवार चलाना है, ये जिम्मेदारी होता है। उस समय घर में छोटका लल्ला है हरीलाल, इसको छोड़ के कहाँ पढ़ने जा रहा है? लंदन पढ़ने जा रहा है। और वकालत की पढ़ाई करके वो फिर 1900 लगभग 1891 तक 1891 वो 1891 में शिक्षा प्राप्त पूरा करके वकालत की पूरा पढ़ाई करके फिर वो भारत आ जाता है। यानी कि 1891 में वो भारत आता है। कब आता है ये? 1891 में कहाँ आता है? अपना शिक्षा प्राप्त करके वकालत की पढ़ाई करके वो 1891 में क्या आता है? भारत आता है। लेकिन एक कहावत कहा जाता है कि जब गांधी जी पढ़ाई करने के लिए 19 वर्ष के उम्र में जब जा रहा था लंदन, तो उस समय उसके पिताजी जो है ना, गांधी जी अपने बुक में लिखते हैं इस चीज को, बड़ा अपने मन की बातों को लिखता है, बुक में दर्शाया हुआ है कि जब वकालत करने के लिए जा रहे थे, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में जीवनी जो लिखा उसके जीवन में उसने बताया है कि जब वकालत करने के लिए जा रहे थे उस समय उसके पिताजी जो है 3 बातें बड़ा ध्यान से समझाए थे, और उसके दिमाग में हमेशा जब ये वकालत की पढ़ाई कर रहा था, जब तक रहा वो लंदन में 1891 तक, तब तक जो है ये 3 बातें उसको उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहा। अब आता है बात, क्या 3 बातें कह के भेजा था? अब बेटा जा रहा है लंदन पढ़ाई करने के लिए, समझा बुझा भेजबे नहीं करेगा जी। तो जब जा रहा था तो उस समय बैठा करके 3 बातें बताया था उससे कि देखो जा रहे हो प्रदेश पढ़ने के लिए, लंदन जा रहे हो, लंदन एक ठंडा प्रदेश है। लंदन एक कैसा है? ठंडा प्रदेश है। वहां जाओगे, वहां के कल्चर बहुत अलग है, कल्चर अलग है, ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश इसलिए वहां पे लोग जो है ना कि मांस खाता है, ठीक है। तब शरीर के मेंटेन करने के लिए तुम वहां जाकर के मांस नहीं खाने लगना, क्योंकि शाकाहारी परिवार का था ये शुरू से ही। तो कहा कि सबसे पहले तुम मांस नहीं खाओगे, कहा ठीक है मांस नहीं खाएंगे। दूसरा पता क्या था? कहा कि वहां के लोग शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दारू भी पीते हैं। वहां पे बाप बेटा बेटी सब मिल करके दारू पी लेता है टेबल पे, कहीं कोई दूर का बात नहीं है, वहां शौक से पीता है, ऐसे नहीं पी पा करके दूसरे यहाँ जाकर घूमने चला गया, ऐसा बात नहीं होता है। यहाँ हमारे यहाँ होता है, नहीं होता है? हाँ, पी पा लेता है, चौक पर जाकर हारमोनियम बजाना शुरू कर देता है, नहीं करता है तब। तो कहा कि किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ यानी कि दारू का सेवन नहीं करोगे, ये बात हो गया। दूसरी बातें, ये बातें दिमाग में सताता था गांधी जी को हमेशा जब वो पढ़ाई कर रहा था। तीसरी बातें कहा था, देखो जो जहां जा रहे हो, लंदन जो है कि एक ठंडा प्रदेश तो है ही, लेकिन हमारे संस्कृति सभ्यता से वो थोड़ा सा उसका संस्कृति सभ्यता अलग है, ठीक है। इसलिए जब वहां जा रहे हो तो वहां पर कई तरह की माया जाल में नहीं फंस जाना। माया जाल समझते हो? वहां विवाह का मायने नहीं, वहां पिता माता भाई बहन क्या रिश्ते होता है सभ्यता में उतना मायने नहीं है, वहां नहीं है वो सब मायने, वहां सब मायने नहीं। बच्चे जन्म दिया, जन्म देने के बाद 18 साल का हुआ, अपना योग अपना नागरिकता प्राप्त किया, घर से बाहर जैसे जीना जियो, आपस में मिलकर ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना जीवन जियो जैसे जी रहा है। तो वहां इसलिए बोला कि जब वहां जा रहे हो तो वहां की संस्कृति सभ्यता का कॉपी करके मत आना वहां से, यानी कि जब आना उधर से किसी लंदन वाले को नहीं लेके आना, है समझ में? किसी लंदन वाली को लेके नहीं आना। इसलिए जो है कि जब वो वापस आता है 1991 में, खाली आता है, किसी का हाथ पकड़ के नहीं आता है। इसलिए इसके जीवन में एक ही पत्नी, वो कौन है? कस्तूरबा गांधी। कौन है? कस्तूरबा गांधी, ठीक है।
जबकि और विवाह कर सकते थे। उस समय ऐसा माहौल था, सामान्य बातें था उस समय। लेकिन अभी के समय में यदि कोई दूसरा विवाह करके आया, पूरे टोला घूम करके आ गया देखने के लिए कि दूसरा विवाह करके आया है। लेकिन उस समय क्या था, सामान्य बातें था। तो इसलिए इसके एक ही पत्नी रहे, कौन, कस्तूरबा गांधी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यानी कि जब इसके संतान का जन्म हुआ था, 19 वर्ष का था, उस समय वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। पढ़ाई पूरा करके भारत कब आए, 1891 में, 1891 ईस्वी में। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल लेके चल रहे हैं, तो इसके बाद हम एक एक टॉपिक फिर बातें करेंगे गूगल से। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो 1891 के बाद महात्मा गांधी वकालत करके आए। अब राजकोट के राजा के बड़े दीवान थे उसके पिताजी, तो लोगों का पहुंच, बड़े पैसे वाले का पहुंच बहुत दूर दूर तक होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन तक होता है। तो उस समय वो अपना जीवन जो है कि वकालत का पढ़ाई करने के बाद आखिर वो वकालत करने जब करके आया है, प्रैक्टिस करके आया है, सीख के आया है, तो आखिर यहाँ पे तो प्रयोग करेगा ना उस चीज़ का। तो काम के तलाश में थे, बैठे बैठे नहीं काम मिल रहा था उस समय। तो शुरू में था, लोग जानेगा तब। तो उसी समय उसके पिता के संपर्क में एक थे गुजरात के ही व्यापारी, नाम उसका दादा अब्दुल्ला। नाम क्या था उसका, दादा अब्दुल्ला। पिता के संपर्क की थे कौन, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला बड़े बिजनेसमैन थे। उसका व्यापार जो है कि दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में इसका व्यापार बड़ा चलता था, जहाजी व्यापार। इसलिए किसी प्रकार का समस्या था, उस समस्या क्या था बताएंगे बाद में। समस्या को डील करने के लिए वकालत जब पढ़ के आया था, इसका वकील बन के जाए, इसलिए इससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि मेरे तरफ से वकील बन के लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका आप चलिए। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना करके उसको लेके कहाँ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से हम देखेंगे कहानी अलग हो जाएगा कि 1891 में जब आता है, तो 1891 के बाद आने के बाद 1893 ईस्वी में फिर ये वकालत लड़ने के लिए जो है कि केस लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला के साथ कहाँ चला जाता है, एकदम वीआईपी टिकट के लेकर के कहाँ पहुँचता है, दक्षिण अफ्रीका चले जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका जाता है, फिर वहाँ रहता है, फिर आता है। लेकिन 1 दिन 2 दिन आने जाने का कोई गिनती नहीं है। यानी कि जब वो दक्षिण अफ्रीका गया था, तो लगभग दक्षिण अफ्रीका में अपना वो जवानी बिता दिया था। इतना वो दक्षिण अफ्रीका में रम गया। लगभग 22 साल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। कितना साल, 22 साल। तो 22 साल जोड़ोगे तो 3 2 5, 1915 तो 1915 तक जो है कि लगभग 22 साल तक जो है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के पहुंचता है कहाँ, भारत आ जाता है। यानी पूरी अफ्रीका को छोड़ करके कहाँ आ जाता है, भारत। तो यहीं से जो है कि भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का प्रवेश शुरू होता है। इसलिए महात्मा गांधी का जो है कि 1915 के बाद भारतीय क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता में सहयोग और आज़ादी का बिगुल बजाने में 1915 से लेकर 48 के बीच में गांधी का ही भारत में चलता है। इसलिए इस फेज को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, और इसी फेज को हम अब विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा उपाधि। क्या पढ़ते हैं, उपाधि पढ़ें, थोड़ा उपाधि, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मिटाते हैं। तो पूछेंगे वकालत की पढ़ाई करने के बाद महात्मा गांधी भारत कब आए, वकालत की पढ़ाई करके। हाँ, और वकालत करने के लिए गए थे उस समय गांधी जी किस साल के थे, और उस समय उसका बड़का बेटा हरिलाल का भी जन्म हुआ है, पता है ना। ठीक, तो आप थोड़ा सा उपाधि देखते हैं, मोटे तौर पे देखते हैं, उसके बाद सीक्वेंस वाइज हम एक बगल से बोर्ड पे लिखाएंगे। उपाधि के तौर पे यदि चलोगे, अन्य नाम इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, अन्य नाम भी कहते हैं। क्या है इसका अन्य नामों में, जो उपाधि के नाम से जानते, उपाधि दे करके पुकारते हैं हम लोग। सबसे पहला महात्मा, क्या, महात्मा।
क्या? महात्मा। ठीक है। जब 1915 में महात्मा गांधी जब आए थे पूरी दक्षिण अफ्रीका छोड़ करके यहाँ पर, तो 1917 ईस्वी में अपने ही यहाँ बिहार के चंपारण से जो है कि एक सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। चंपारण सत्याग्रह क्या, कैसे किए थे, उद्देश्य क्या था, ये बातें हम लेके बाद में चलेंगे। ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह ये पहला सत्याग्रह था। कैसा था ये? पहला सत्याग्रह। तो पहला सत्याग्रह के समय ही अब बंगाल का क्षेत्र रहा, ये बंगाल का क्षेत्र 1915 यानी 1912 के बाद ना अलग हुए हम लोग। बिहार कब अलग हुआ? तो कहानी कब की? 1915। तो 1915 जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था यहाँ पर, महात्मा गांधी कर रहा था, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। कहने का नियम अलग था, आखिर कहने का अर्थ भी अलग था। इसलिए कहा था क्योंकि ये जो बोलता था वो व्यक्ति का डायरेक्ट हृदय परिवर्तन करवाता था। इसलिए अंग्रेजों को जो है कि हमेशा अपने बातों से मोड़ लेता था और वो कटु सत्य बातें लेकर चलता था। इसलिए सत्याग्रह लेके आया उसने। तो इसके कामों को देखते हुए, बातों को सुनते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए इसे महात्मा कहा। क्या कहा था? महात्मा। तो पूछेंगे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्र नाथ टैगोर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। दूसरा उपाधि है, ये महात्मा आ गया। दूसरा उपाधि है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता भी बाद में देखेंगे महात्मा गांधी। दूसरा उपाधि देखते हैं केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। पूछता है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद किसने कहा? ये अंग्रेजों ने कहा था। किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। पता है क्यों कहा था? क्योंकि जब 1915 से जब महात्मा गांधी का जब भारतीय राजनीतिक में प्रवेश हुआ, तो गांधी का विचार इतना अंग्रेज को अच्छा लगता था कि वो तो ना तो नरम दल जैसा समझता था, ना इसको गरम दल वाला समझता था। अंग्रेज को ऐसा लगता था कि ये आदमी जो है ना, ये मेरा ये भारत का कमजोरी देगा, ये आदमी जो करेगा ना वो हमको उतना परेशानी नहीं होगा। लेकिन भविष्य में गांधी उसके चलते गांधी कारण उसको ज्यादा परेशानी हो जाता है, क्योंकि उल्टा पुल्टा वो काम करना शुरू कर देता है। तो सोचता था गांधी जो काम करेगा ना, तो वो ऐसा काम करेगा जहां पे हमको परेशानी नहीं होगा, और उसके द्वारा जो किया हुआ जो कार्य होगा वो हमेशा जो है कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का जो है कि किसी तरह क्रांति जो है कि लाने का कोई जरूरत नहीं होगा। मतलब कि केसर हिंद जो है कि इसलिए कहा था क्योंकि हिंद पूरे भारतवर्ष में इसके ऐसा प्रिय आदमी उसको कोई नहीं दिखता था। गांधी जैसा प्रिय आदमी कोई नहीं देखता था, इसलिए वो अपना ढंग का आदमी समझता था वो। इसलिए अंग्रेज खुश होकर इसको केसर ए हिंद कहा था। क्या बोले इसे? क्योंकि अंग्रेज से बहुत खुश रहता था। सोचता था कि ऐसा भारतीय है ये किसी तरह का विरोध नहीं करता था, ये तो संत टाइप सोचता था हमेशा ना, ये तो डायरेक्ट हृदय पे चोट करता था, ऊपर से दिखाता थोड़ा था, मन ही बदल देता। इसलिए जो है कि अंग्रेजों को भी बहुत भाता था ये, इसलिए इसको केसर ए हिंद कहा था। क्या कहा था? तीसरा है कि आजादी के समय में, ये भी और एक बात है, आजादी के समय में यानी 1947 के समय में, उस समय हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत राइट हो गया था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को बहुत काट मार रहा था। लेकिन गांधी जिधर चले जाता था ना, जिस क्षेत्र में उतर जाता था गांधी, उधर हिंदू मुस्लिम सब भाई जो कि शांत हो जाता था। यानी एक उस समय ऐसा एक व्यक्ति था पूरे भारत भर में कि वो एक बाउंड्री की तरह काम करता था। अब बाउंड्री की तरह साथ साथ वो सेना का सभी नहीं कहता है कि सब मिलकर के जो सेना संभालेगा, गांधी एक वचन से संभाल देता था। गांधी यदि बोल दे तो दीवार बन जाता था। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा हृदय पे चोट करता था गांधी का आवाज, साधारण नहीं है गांधी। इसलिए गांधी एक दीवार की तरह और एक सेना की तरह काम करते थे।
इसलिए इसे जो है कि अंग्रेज ने खुश होकर के उस समय 1947 नहीं नहीं 1947 में बातें कर रहे हैं। उस समय तत्कालिक वायसराय जो था कौन पता है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हम लोग आजादी हुआ है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक ना। तो उसने खुश होकर के गांधी जी को बोला कि एक ही ऐसा आदमी है जो वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स में है जी, ठीक है, हाँ बाउंड्री फोर्स, ठीक है। यानी एक आदमी जो है कि वो एक दीवार के समान और एक फोर्स के समान है, जो सभी फोर्स यानी कि सभी मिल करके सेना मिल करके जो रोकेगा दंगे को, वो अकेला कौन है? सिर्फ गांधी। एक दीवार की तरह कहीं पे जाता है खड़ा हो जाता है और फोर्स के बराबर काम करता है, इसलिए उसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने कहा था इसे? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने कहा था इसे? क्या कहते हैं इसको? वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये हम डायरेक्ट उपाधि लेके आ रहे हैं। हम जब एक सीक्वेंस पर आएंगे ना, कब 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 कहा था ये बातें हम समझाएंगे तुम्हें, ठीक है। वो घटनाक्रम समझाएंगे ना, वो बातें आएगा, ठीक है। तीसरा आ जाओ, तीसरा अर्धनग्न फकीर। इसे कहा, किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? वो गोलमेज सम्मेलन के समय विंस्टन चर्चिल बोलते हैं, लेकिन विंस्टन चर्चिल से जो मैन हेड था, ठीक है, उसका नाम क्या था? फ्रैंक मोरिस। क्या नाम था उसका? फ्रैंक मोरिस। क्या नाम था उसका? फ्रैंक मोरिस हेड था उस समय, ठीक है। फ्रैंक मोरिस या नहीं तो क्या विंस्टन चर्चिल रहेगा, विंस्टन चर्चिल। तो पूछेंगे कि गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। किसने कहा था? या नहीं तो क्या मिलेगा? विंस्टन चर्चिल। बताओ तो केसर हिंद किसने दिया था? अंग्रेजों ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, आजादी के समय में। कब कहा था? और अर्धनग्न फकीर जब आजादी का संघर्ष लड़ रहे थे, उस समय गोलमेज सम्मेलन करने के लिए इंग्लैंड जब गए थे गांधी जी, 1931 के समय करीब का बात है, 30-31 के समय, ठीक है। उस समय उसे अर्धनग्न फकीर कहते, क्योंकि ये धोती पहन के गया था, इंग्लैंड चला गया था धोती पहन के। लोग यहाँ जींस पैंट टाई लगा के जाता है, वो धोती पहन कहाँ चला गया था? इंग्लैंड। इसलिए इसको देख करके अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि एक कपड़ा एक धोती पहन करके उसी को ओढ़ करके गया था, इसलिए इसको देख करके फकीर कहा दिया था। क्या कहता? फकीर, ठीक है, फकीर कहा था। आइए थोड़ा चौथी बातें देखते हैं, यही एक दो विचार को और है उपाधि। अर्धनग्न फकीर पूछेंगे, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस। कई मोरिस रहता है, फ्रैंक मोरिस। किसने कहा था? या रहेगा चर्चिल, या क्या रहेगा? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। एक और है मलंग बाबा ना, मलंग बाबा। कहीं पे मंगल बाबा लिखा है ना, मलंग बाबा। क्या आता है? वहां गलत लिखा है, मलंग बाबा। कौन सा? ये मलंग बाबा किसने कहा था? ये भी कहानी है 48-47 के समय का, 48 पहले 45 के समय का। तो मलंग का अर्थ होता है क्या? एक धुन में। क्या होता है? धुन के पक्के। मलंग का अर्थ है धुन के पक्के। इसका अर्थ था धुन के पक्के। कुछ नहीं समझ में आता पक्के क्या है? धुन के पक्के मतलब जो करे वो करिए, करे छोड़े, उसको धुन के पक्के कहते हैं। जो किसी देखोगे जब भोज भंडरा होता है, कोई ऐसा भोज भंडरा में ऐसा कोई व्यक्ति होगा, शुरू से करने भिड़ेगा ना, अंत तक करके समेट कर तब जाएगा। पूरा धुन मतलब क्या होता है? जो करता है सिर्फ उठा लिया तो करके ही छोड़ेगा, धुन के पक्के, इसलिए इसको मलंग कहा जाता है। क्या बोलते से? गाना में सुने हो मलंग मलंग करके गाना है ना, मलंग ना गाना नाम सुने होगे मलंग। तो मलंग का अर्थ होता है जो धुन के पक्के होते हैं, जो ईर्ष्या एकदम पूरा खिसिया के कर रहे खूब कम करिए रहा है, उसको मलंग कहते हैं। क्या कहते हैं?
किसी किसी दिन तुम लोग भी करते होगे, आज पढ़ते तो पूरे पढ़े खत्म ही कर देंगे, उस दिन मलंग हो गया। क्या हो गया? समझना, धुन के पक्के समझते हो? जो करना है तो करना। इसलिए महात्मा गांधी जो ठान लेता था वो करके ही दम मारता था। समझ में आया बात? जो बोल देता था वो वही करता था। इसलिए जो है कि एक वचनबद्ध आदमी थे ये, इसलिए इसको मलंग बाबा कहते थे। क्या कहते थे? ये कहने वाले पता कौन थे? हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था इसका? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये पाकिस्तान के एरिया से थे ये लोग, इस एरिया में, इस एरिया के थे ये। ठीक है, इस रावलपिंडी पेशावर के क्षेत्र के थे ये सब। ठीक है, इस क्षेत्र के थे ये। अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है कि बताएंगे, इसने जो है कि क्या कहते हैं कि लाल सेना गठन है, लाल कुर्ती वहां किया था, लाल सेना गठन करता है। और ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है कि जिस तरीका से भारत इस क्षेत्र में गांधी नामी था, पाकिस्तान के उस क्षेत्र में, पाकिस्तान वाला एरिया में ये खान अब्दुल गफ्फार खान नामी था। ठीक है, इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते थे? गांधी जी के विचार पे चलने वाले बड़ा पक्के आदमी थे मुसलमान, लेकिन गांधी जी के विचार से बड़े संतुष्ट थे। और गांधी जी को देखते हुए इसने एक उपाधि नाम दिया था, क्या? मलंग बाबा। कौन बाबा? काम धुन के पक्के। और उसी धुन में रमे हुए थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसलिए इसका भी उपाधि नाम पड़ गया, एक अलग नाम पड़ गया, सीमांत गांधी। क्या नाम पड़ गया? एक क्षेत्र एरिया के गांधी। समझ में आया बात? इसलिए पूछेंगे सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? इसे धुन के पक्के होने के कारण से क्या बोला गया? मलंग बाबा। क्या बोला गया इसे? मलंग बाबा। किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब एक और जान लो जो सबसे नामी है। नहीं हटेगा? चलो इधर लिख देते हैं। चम्मा 1 2 3 4, पचमा 3 4, ये क्या हुआ? पचमा। आइए छठा देखते हैं। ठीक, छठा जानते हैं। राष्ट्रपिता। क्या है? राष्ट्रपिता। पूछता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? बताएंगे जब वो जो है कि मणिपुर देते हुए जब जापान के सेना लेकर के जब इंडिया प्रवेश करता है, उस समय तार फोन पे जो बातें करता है, उस समय जो कहता है सहयोग के रूप में राष्ट्रपिता करके संबोधित करता है, ये बातें बताएंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था इसके? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, बताओ। अब हल्का हल्का ऊपर ऊपर जो हम लोग देखे हैं थोड़ा सा उपनाम, ये हम देखें, उसके बाद ईस्वी का एक एक सीक्वेंस लेके चलेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा उपाधि जो नाम है उसको थोड़ा देखते हैं। पूछेंगे महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस कब कहा था? 1917 के समय में, चंपारण सत्याग्रह के समय में बोला था। ठीक है ना? केसर हिंद किसने कहा था? अंग्रेज। क्योंकि गांधी जो है, गांधी के कार्यों से बड़ा संपन्न रहते थे अंग्रेज, इसलिए उसे केसर हिंद कहते थे। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 के समय में कहा था। ठीक है, आजादी दिलाने के समय में। उस समय हिंदू मुस्लिम जब आपस में लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी जिस क्षेत्र में जाते थे वहां लोग शांत हो जाता था, इसलिए सब सेना के बराबर में अकेले गांधी था। इससे विचार से बाउंड्री तरह काम करता था, इसलिए इसे बाउंड्री फोर्स कहा गया। ठीक है, वन मैन यानी एक आदमी दीवार और सेना के बराबर था, इसलिए इसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। ठीक है, ठीक है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस। ये 1931 के समय गोलमेज सम्मेलन के समय कहा गया था, 30-31 के समय में। ठीक है, ये जब बताएंगे ना कब कब कहा था वो देखेंगे। आइए उपनाम में हम पहले जानते हैं, उपाधि में जानते हैं। क्या फ्रैंक मोरिस ने या विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था उसे? अर्धनग्न फकीर। वो धोती में देखा हुआ था इसलिए बोला था। ठीक है, मलंग बाबा किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज लगभग जो काफी लॉन्ग हो गया होगा। ठीक है, तो हम सीक्वेंस वाइज जो है कि आगे और खींच देंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस इसको कल से खींच देंगे। ठीक है, गर्मी काफी ज्यादा है, परेशानी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।